कहानी पुष्पा राजू भूत। 4 घंटे बस से सफर करने के बाद मयंक रामपुर गांव पहुंचता है। बस रुकती है और मयंक उतरता है। बस से उतरने के बाद मयंक चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। गांव की सड़कें सुनसान हैं, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। हद है यार, इन लोगों को मालूम था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर भी कोई नहीं आया लेने। मयंक अपना मोबाइल निकालता है और फोन लगाता है। हेलो मोहन, तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने, जबकि मैंने तुमको बताया था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। भारी बैग है मेरे पास, कैसे आऊंगा? और यहां कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। गांव के सब लोग कहां गए? जल्दी आओ। उधर से मोहन ऐसे बोलता है जैसे वो डरा हुआ है। क्या हुआ मोहन, तुम डरे हुए लग रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है तो बताओ और जल्दी आओ। लेकिन मोहन आने से मना कर देता है और फोन काट देता है। अजीब आदमी है, कुछ बता भी नहीं रहा और गांव में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यार कुछ बात तो जरूर है। चलो अब खुद ही चल के देखते हैं कि क्या मामला है। मयंक अपना बैग उठाता है और मोहन के घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक कंधा ऊपर करके और दूसरे पैर को जमीन पर घसीटकर चल रहा था। मयंक उस आदमी को देखते ही उसे आवाज देता है, लेकिन वो आदमी तेजी के साथ पैर घसीटते हुए दूसरी गली में भाग जाता है। रमेश उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो आदमी न जाने कहां गायब हो जाता है। क्या अजीब आदमी है यार, बात ही नहीं किया और भाग भी गया। चलो हो सकता है बहरा हो। तभी मयंक को एक औरत दिखाई देती है। औरत भी अपने कंधे ऊपर करके और पैर घसीटकर चल रही है। औरत को देख मयंक उसे भी आवाज देता है, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह यह औरत भी पैर घसीटते हुए तेजी से भाग जाती है। ये देख मयंक को अजीब सा लगता है। वो सोचता है, दोनों बहरे तो नहीं हो सकते, ये मामला आखिर है क्या? और अब मयंक सीधे पहुंचता है मोहन के घर। मोहन के घर के आसपास भी सब सुनसान रहता है, कहीं कोई नजर नहीं आता। यार हुआ क्या है इस गांव को, कहां चले गए सब लोग? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जो दिख रहा है वो लंगड़ा कर चल रहा है। इतना सोचते हुए मयंक मोहन को आवाज लगाता है, अरे मोहन, मैं आ गया। अरे अब तो बाहर निकलो, कहां चले गए? तभी मोहन अंदर से निकलता है। मोहन को देख मयंक हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मोहन भी ठीक वैसे ही कंधे उचकाकर और पैर घसीट कर चल रहा है जैसे गांव के लोग चल रहे थे। भाई मोहन, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या गांव में कोई बीमारी फैल गई है क्या? क्या कह रहे हो मयंक? कुछ मत बोलो यार, अब कभी इस बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हम सबका हुआ है। अरे यार दिमाग न पगलाओ हमारा, बात क्या है जल्दी बताओ। यार ये कोई बीमारी नहीं, ये पुष्पा राजू भूत का श्राप है जो हम सबको मिला है। अब इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। क्या बोला तुमने? पुष्पा राजू भूत? कुछ भी, साउथ की फिल्म वाला भूत। अरे वाह क्या बात है, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो यार। भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये बीमारी है और कुछ नहीं। अरे यार मयंक, भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो पुष्पा राजू आएगा और तुमको भी शापित कर देगा। आखिर कौन है ये बीमार पुष्पा राजू भूत, मैं भी तो देखूं। ए पुष्पा राजू भूत, दम है तो मेरे सामने आ जा, जरा देखो तो कि मुझे कैसे शापित करता है तू। इतना कहने की देर थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। बिजली को कड़कता देख मोहन वहां से भाग जाता है और तभी पुष्पा राजू भूत उसके सामने प्रकट हो जाता है। मैं झुकेगा नहीं, जो भी मुझे हल्के मिलेगा उसको काट डालेगा। क्यों रे मयंक, तुम मेरे को बेवकूफ समझा क्या? तुम हो कौन और गांव के लोगों को शापित क्यों कर रहे हो? पहले मैं तुझे भी शापित कर लूं, फिर बताऊंगा।
इतना कहकर पुष्पा भूत उड़कर आता है और मयंक को काट लेता है। पुष्पा भूत जैसे ही मयंक को काटता है तो मयंक गिर जाता है और जब उठता है तो उसका एक कंधा ऊपर उठा हुआ, एक पैर टेढ़ा है और मयंक भी पैर रगड़कर चलने लगता है। देखा तूने मेरा कमाल, धीरे धीरे पूरी दुनिया को टेढ़ा कर दूंगा। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं साउथ की फिल्म देख कर आया था और हीरो की नकल करने लगा था तो मेरा खूब मजाक बनाया गया था। देखते देखते गांव के और लड़के भी फिल्म देखकर मेरे जैसे नकल करने लगे थे और सभी अपना पैर घसीटकर चलने लगे थे। लेकिन लोगों को लगता था कि गांव के बच्चों को मैंने ही बिगाड़ा है। मैंने बोला कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। कई बार लोगों ने मुझे मारा पीटा भी कि मुझे पीटता देख बच्चे पैर घसीटकर चलना छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे नहीं माने और पैर घसीटकर चलते रहे। अब मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने तंग आकर आत्महत्या कर ली और जब मैं भूत बना, गांव वालों को सबक सिखाने की सोचा कि जिस वजह से मुझे मारा पीटा गया है वैसा ही सबको बना दूंगा। अब तो तुमने सबको परेशान कर दिया। सब लोग घर के अंदर बंद हैं, कुछ लोग डर की वजह से मर भी गए। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ। देखो, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, सबको माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं सबको ठीक कर दूंगा तो तुम मेरी मुक्ति के लिए पूजा करवाओगे और मुझे मुक्ति दिलवाओगे। मयंक पुष्पा राजू की बात मान जाता है। गांव के सब लोग पहले जैसे हो जाते हैं। तब मयंक और गांव वाले मिलकर पुष्पा राजू भूत के मुक्ति के लिए पूजा करते हैं और पुष्पा राजू भूत को मुक्ति मिल जाती है। आप सभी ने अपने जीवन में कई तरह की ट्रेनें देखी होंगी, लेकिन कभी भी खूनी ट्रेन का नाम नहीं सुना होगा। और आज मैं ऐसी ही ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ली और कितनों को घायल किया। ये ट्रेन आज की नहीं, इसकी कहानी सदियों पुरानी है, जिसकी कहानी न किसी किताब में मिलेगी और न किसी इंसान ने इसके बारे में बताया होगा। खूनी ट्रेन। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खूनी ट्रेन का डर बढ़ता ही जा रहा था और मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जनता से लेकर सरकार तक इसके पीछे का कारण जानने के लिए परेशान थे। कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था। हर रोज़ रात को खूनी ट्रेन आती और जो भी सामने आता उसको कुचल के गायब हो जाती। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अभी तक बहुत से लोगों को ये खूनी ट्रेन अपना शिकार बना चुकी थी। और तभी एक रात पटरी पर भयंकर चीख सुनाई दी। रात के 12 बजे रेलवे पुलिस के 2 जवान उस चीख को सुनकर पटरी की तरफ तेजी से भागे। जैसे ही वे दोनों पटरी के पास पहुंचे तो उनको एक आदमी कराहता हुआ दिखाई दिया, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। दोनों सिपाही मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़े। तभी वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। बिना पैर के आदमी को चलता हुआ देखकर डर के मारे दोनों सिपाहियों के पसीने छूटने लगे और जैसे ही भागने के लिए दोनों मुड़े, हमसे बचकर नहीं भाग पाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रुक जाओ। भूत की बात सुनकर दोनों रुक जाते हैं। लगता है तुम यहां नए आए हो। हाँ, लेकिन
तुम ये कैसे जानते हो कि हम यहाँ नए आए हैं? मैं एक भूत हूँ और मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई भी ये नहीं जानता कि मैं ही खूनी ट्रेन का ड्राइवर हूँ। खूनी ट्रेन? हाँ, वही खूनी ट्रेन जिसकी दहशत पूरे शहर में फैली हुई है। और आज तो मेरे शिकार तुम दोनों हो। मेरा शिकार कभी भी मुझसे बचकर नहीं जाता। और इतना कहते ही वो भूत खूनी ट्रेन का आकार ले लेता है और दोनों सिपाहियों को कुचलकर गायब हो जाता है। और अगले दिन अखबार में न्यूज़ छपती है कि रेलवे पुलिस के 2 जवानों को खूनी ट्रेन ने फिर से मार दिया। और कुछ दिन के बाद 2 छोटे छोटे बच्चे ट्रेन की पटरी की तरफ खेलते हुए गए, जिनको खूनी ट्रेन के ड्राइवर के बच्चों ने देखा और चारों में दोस्ती हो गई। वे लोग आपस में खेल ही रहे थे कि तभी खूनी ट्रेन का ड्राइवर आ गया और दोनों बच्चों से बोला, तुम दोनों हट जाओ और मुझे इन दोनों बच्चों को कुचलने दो। नहीं पापा, ये दोनों लड़के हमारे दोस्त हैं और आप हमारे दोस्तों को मारेंगे तो हम भी आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। और उस दिन के बाद बच्चों की बात मानकर खूनी ट्रेन ने मौत का सिलसिला बंद कर दिया। और फिर उसी दिन से शहर में खूनी ट्रेन का दहशत खत्म हो गया। और दहशत खत्म होने के कुछ दिन के बाद ठीक खूनी ट्रेन की ही तरह रोड पर एक ट्रक आता है जो बिना ड्राइवर का होता है और सामने से आने वाली गाड़ियों में टक्कर मारकर लोगों को मार देता है। ट्रक का नंबर और ड्राइवर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। लोग यही कहते हैं कि लाल रंग का ट्रक है और उससे हमको सावधान रहना है। एक दिन पुलिस लाल रंग के ट्रक की तलाश में निकलती है और जैसे ही ट्रक सामने दिखता है, पुलिस की टीम उसे पकड़ना चाहती है और बिना ड्राइवर वाला खूनी ट्रक खड़ा हो जाता है। सिपाहियों ने देखा तो उसमें उनको कोई ड्राइवर नजर नहीं आया। ये घटना देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए और उन लोगों के दिल में भी दहशत होने लगी। देखते ही देखते ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और तेज गति से सबको रौंदते हुए निकल गया। खूनी ट्रेन के ड्राइवर को इस बात का पता चला तो उसने सोचा, मैंने बहुत से इंसानों को मारा है, अब मुझे उस खूनी ट्रक से इंसानों को बचाना होगा। खूनी ट्रेन अपने दोनों बच्चों और उनके दोनों दोस्तों को बिठाकर पटरी के रास्ते ही शहर घूमने के लिए जा रहा था। बच्चे घूम घूम के मजा ले रहे थे। तब तक अचानक रेलवे क्रॉसिंग तक वो खूनी ट्रक दिख जाता है जो बिना ड्राइवर का होता है। बिना ड्राइवर के ट्रक को देखकर बच्चे खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। पापा वो देखो, वो लाल रंग का सुंदर ट्रक है ना, उसमें ड्राइवर भी नहीं है, फिर भी वो उछल उछल के चल रहा है। पापा वो देखो ना, वो हवा में भी उड़ रहा है। बच्चों की बात सुनकर खूनी ट्रेन का ड्राइवर समझ गया कि ये वही खूनी ट्रक है और ये मेरे बारे में नहीं जानता, इसलिए वो मेरे बच्चों को मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो जानता है कि मेरी भी ट्रेन कोई असली नहीं है, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रेलवे क्रॉसिंग पर खूनी ट्रेन ड्राइवर अपने बच्चों को उतार देता है। तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी ट्रक लाकर तुम लोगों को बैठाकर घुमाऊंगा। ठीक है पापा। खूनी ट्रेन का ड्राइवर अपने ट्रेन को लेकर ट्रक की तरफ बढ़ता है
और ट्रक में जोरदार टक्कर मारता है। ट्रक एक दानव का रूप ले लेता है। खूनी ट्रक ड्राइवर भी दानव का रूप ले लेता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों की लड़ाई चारों बच्चे देख रहे होते हैं और खूनी ट्रक को जलाने के लिए आग लेकर दौड़ पड़ते हैं। आग देखकर खूनी ट्रक डर के मारे भागने लगता है और बच्चे उसका पीछा करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, खूनी ट्रक, खूनी ट्रक, खूनी ट्रक का भूत भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे आग से जलाकर मार डालो। बच्चों की बात सुनकर गांव वाले मसाल लेकर दौड़ते हैं और भूतिया ट्रक वाले दानव को जलाकर राख कर देते हैं और बच्चों को सभी लोग शाबाशी देते हैं। और उसके बाद से शहर के सारे बच्चे बेखौफ होकर खेलते हैं और सबके अंदर से उस खूनी ट्रेन का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब बलि प्रथा का प्रचलन जोरों पर था। लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए बकरे की बलि चढ़ाया करते थे। उसी समय कुछ लोग बकरों का कान भी काट कर उन्हें छोड़ दिया करते थे। जिस बकरे के कान को काट कर छोड़ा जाता था वो देवी शक्ति से संपन्न मां काली का बकरा होता था, जिसे कोई भी डर की वजह से छूता नहीं था। और बकरा चाहे जहां कहीं भी हो, लोग उसे मारते नहीं थे, लेकिन कुछ बकरों की लोग बलि चढ़ा देते थे और उसके मांस को प्रसाद के रूप में खाते थे। बहुत से लोगों ने मिलकर एक बकरे की बलि चढ़ाई। अभी बकरे की आयु पूरी नहीं हुई थी। आयु से पहले मरने के चलते बकरा भूत बन गया और एक बड़े से बकरे में उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। अब वो एक भूतिया बकरा बन गया। भूतिया बकरा शहर के सारे बकरों से बहुत ताकतवर था। वह बस नाम का बकरा था, लेकिन शक्ति के मामले में शेर की तरह था। बकरों की बलि को चढ़ता देख वो दुखी था और उसने सोचा, मैं अपने भाइयों की रक्षा करूंगा। इंसान मेरे भाइयों पर बहुत ही जुल्म करते हैं। अब मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो चुका, मेरे बहुत से भाई मारे जा चुके हैं। मैं उनके ऊपर किए हुए अत्याचार का बदला लूंगा और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसा मन में सोचकर जहां भी मांस बेचने वालों को देखता वहीं पर रुक जाता। मांस बेचने वालों को अकेला पाते ही वो बकरा उनको मौत के घाट उतार देता। बहुत से कसाईयों को वो बकरा शहर में भी मार चुका था। शहर में बकरे की चर्चा होने लगी कि बकरा शेर की तरह जिधर से भी गुजरता है। लोग डर की वजह से भागने लगते हैं। एक दिन वो बकरा एक मंदिर के पास गया। मंदिर के पास बैठकर आराम कर रहा था। वो गर्मी का समय था। बकरा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब तक 2-4 लोग एक बकरे को टीका लगाकर और माला पहनाकर मंदिर में बलि देने के लिए ले जा रहे थे। जब खूनी बकरे ने यह सब देखा तो क्रोध की वजह से उसकी आंखें लाल हो गईं और बलि देने वाले इंसानों को मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे भाई, तुम भाग जाओ या फिर मेरे पीछे पीछे चलो। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक कोई भी इंसान तुम्हें छू नहीं सकता। और इतना सुनकर बलि का बकरा खूनी बकरे के साथ हो जाता है। इस तरह बहुत से बलि के बकरों को वो खूनी बकरा बचाता है और बहुत से बलि देने वाले इंसानों को मार देता है। इस तरह उस खूनी बकरे के पीछे बहुत से बकरे चल पड़ते हैं। खूनी बकरे की चर्चा अब पूरे शहर में होने लगती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि जो भी अब बकरों को मारेगा, खूनी बकरा आकर उन्हें मारेगा। और इसी डर की वजह से लोग बकरों को मारना बंद कर देते हैं। और एक दिन खूनी बकरा उन सभी बकरों को लेकर पहाड़ों की तरफ जाता है। सभी बकरे रास्ते में जाते समय हरी हरी घासों को चरते जाते हैं और इंसानों से दूर पहाड़ों पर जाकर बस जाते हैं, जहां वे भर पेट घास चरते हैं और नदी में उतरकर पानी पीते हैं। प्रकृति की गोद में सारे बकरे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं और इंसानों का डर उन्हें कभी नहीं सताता।
सारे बकरे उस पहाड़ों की वादियों के बीच, उस हरियाली के बीच खुशी और आनंद से जीवन जीने लगते हैं और अंततः उस खूनी बकरे को अपना राजा घोषित कर देते हैं। कहानी भूतिया हवाई जहाज। लखनऊ एयरपोर्ट से कलकत्ता के लिए हवाई जहाज उड़ चुका था कि तभी एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। जहाज में बैठे सभी यात्री डर जाते हैं। यह आवाज हवाई जहाज के वॉशरूम से आ रही थी। कुछ यात्री और एयर होस्टेस वॉशरूम के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की वॉशरूम के दरवाजे पर बेहोश पड़ी है। उसके गले के पास खून बह रहा है। किसी ने बड़े ही भयानक तरीके से उसे काटा था। लड़की की हालत देखकर सभी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वॉशरूम के अंदर जरूर कुछ ऐसा है जिसने इस लड़की पर हमला किया है और इसकी ऐसी हालत कर दी है। लेकिन वॉशरूम के अंदर देखने पर कोई नजर नहीं आता और काफी मशक्कत के बाद जब हमले का कोई सुराग नहीं मिलता तो पूरे हवाई जहाज के अंदर दहशत फैल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की को काटा किसने। किसी तरह उस लड़की को उठाकर लाया जाता है। हवाई जहाज के कर्मचारी लड़की के गले पर दवा लगाकर पट्टी बांध देते हैं और कुछ देर के बाद उस लड़की को होश आने लगता है। पास खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की आंख खोलती है तो सभी डरकर चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। वो लड़की अब उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी हैं, चेहरे का रंग बदल चुका है। वो बहुत ही भयानक लग रही है। पायलट घबराकर इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए जहाज को नीचे उतारने लगता है, लेकिन चुड़ैल बन चुकी लड़की को यह पसंद नहीं आता और वो एक पायलट के गले पर काट देती है। पायलट गिर जाता है और मर जाता है। जहाज का दूसरा पायलट डर जाता है और जहाज को वापस आसमान में उड़ाने लगता है। अब चुड़ैल कैबिन से निकलकर वहां बढ़ने लगती है जहां सभी यात्री बैठे हुए थे। चुड़ैल को देखकर सभी यात्री चिल्लाने लगते हैं। फिर चुड़ैल एक एक यात्री को काटने लगती है। चुड़ैल जिसे भी काटती है वो तुरंत मर जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद भूत बनकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें एकदम चुड़ैल की तरह ही सफेद हो जाती हैं। फिर वो दूसरे यात्री को काटता है और उसको भी भूत बना देता है। जहाज के अंदर कोहराम मच चुका था। एक दूसरे को काटते हुए थोड़ी देर में सभी यात्री भूत बन चुके थे, लेकिन अभी भी एक यात्री जहाज के अंदर छिपकर डरा सहमा बैठा हुआ था। जब सभी यात्री भूत बन जाते हैं तब चुड़ैल उनसे कहती है, अब हमें जहाज को नीचे उतारना होगा, उसके बाद इंसानों को मारकर हम भूत बनाएंगे। पूरी दुनिया से इंसानों को मारकर हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। जहाज में छिपा हुआ लड़का चुड़ैल की बातों को सुनता रहता है और अब चुड़ैल के कहने के बाद जहाज धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और भोपाल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जहाज लैंड करने के बाद सारे भूत नीचे उतर जाते हैं और एयरपोर्ट पर जो भी दिखाई देता है उसको काटकर मारने लगते हैं। जहाज से सभी भूतों के उतर जाने के बाद जहाज के अंदर छिपा बैठा लड़का धीरे धीरे डरते हुए बाहर निकलता है और भूतों से नजर बचाते हुए सेना के कैंप में पहुंच जाता है और हवाई जहाज के अंदर घटी सारी घटना
और चुड़ैल के पूरी दुनिया पर राज करने वाले मकसद के बारे में सेना के अफसर को बताता है। सेना के अफसर तुरंत एक्शन लेते हुए भूतों को खत्म करने के लिए अपनी बटालियन को आदेश देते हैं। और इधर शापित भूत पूरे इलाके में कोहराम मचा रहे हैं। उनके सामने जो भी आता उसे काट कर अपने जैसा बना देते। धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। सेना के ऑफिसर के आदेश के बाद सेना अपनी बंदूक लेकर इन भूतों पर टूट पड़ती है। चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चलने लगती हैं। सभी शापित भूत एक साथ मरने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद शापित भूतों का नामो निशान मिट जाता है। शहर और गांव में विकास की लहर दौड़ने के बावजूद आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां आपको कुआं दिखाई पड़ेगा और जिसका पानी आज भी लोग पीते हैं और पीने के साथ ही साथ सिंचाई के भी काम में आता है। ऐसा ही एक गांव जो पहाड़ों की तराई में बसा है, जिसका नाम रामपुर है। रामपुर गांव के लोग एक दिन कुएं से पानी भरने के लिए जाते हैं। कुआं बहुत ही गहरा और पानी बहुत ही नीचे। जब लोग बाल्टी खींचकर कुएं से ऊपर लाते हैं तो पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उस कुएं का नाम खूनी कुआं रख देते हैं। ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते हैं और खूनी कुएं के बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अकलू चाचा, हम क्या सुन रहे हैं? कुएं से खून निकल रहा है। मुखिया जी, उम्र 80 साल हो गई मेरी, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। अब तुम्हें कुएं के पास जाकर अपनी आंखों से देखना होगा। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि इसके पीछे कारण क्या है। हमें लगता है कि हमें थाने चलकर थानेदार को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। मुखिया जी चाहे कुछ कह लो, हमें तो ये भूत प्रेत का मामला मालूम पड़ता है। ऐसे कैसे कुएं से खून निकल जाएगा? या तो कुएं में कोई भूत है या फिर किसी डायन ने कुएं के पानी को मंत्रों से खून बना दिया है। अकलू चाचा, हमेशा तुम भूत प्रेत और डायन की बातों में लगे रहते हो। अरे हो सकता है कि मामला कुछ और हो। हमें थानेदार को सूचना जरूर दे देनी चाहिए। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग मुखिया के साथ थाने की तरफ बढ़ जाते हैं और कुएं से खून निकलने की घटना को थानेदार को बताते हैं। सबकी बात सुनने के बाद थानेदार बोलता है, देखिए, हो सकता है कि किसी ने चाकू मारकर लाश को कुएं में फेंक दिया हो, जिसकी वजह से यह पानी लाल हो गया है। अब तो देखिए, वैसे भी तहकीकात करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर थानेदार कुछ सिपाहियों को लेकर गांव की तरफ चल देता है और जैसे ही उस खूनी कुएं के पास पहुंचता है तो अपनी टॉर्च निकालकर कुएं में जलाता है और चारों तरफ देखने लगता है। कुएं के अंदर लाल रंग का कपड़ा पहने एक लाश दिखाई पड़ती है। हवलदार की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आनन फानन में वो कुएं में उतरने वालों को बुलाता है और लाश को बाहर निकालता है। वो लाश एक साधु की है जो गेरुए रंग का वस्त्र पहने हुए है और उसके पूरे शरीर पर चाकू के निशान हैं। थानेदार उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तुम गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पुजारी को मार डाला और ऊपर से रिपोर्ट लिखाने भी आ गए। बताओ, किसने मारा पुजारी को? कोई कुछ नहीं बोलता। थानेदार मुखिया और अकलू चाचा के साथ साथ गांव के 21 सम्मानित लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। थानेदार जी, भला हम लोग पुजारी को क्यों मारेंगे? देखिए, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए। बेगुनाहों को जेल में बंद करने का आपका कोई अधिकार नहीं। देखो मुखिया, मैं तुम्हारे गांव की जनता नहीं हूं जो तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। मैं थानेदार हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किसको पकड़ना है और किसको नहीं। मुखिया, मैं आखिरी बार कहता हूं कि अब भी बता दो पुजारी को किसने मारा। मैं लोगों की आंखें पढ़ता हूं और तुम्हारी आंखें चीख चीख कर बता रही हैं कि पुजारी को तुमने ही मारा है। तुम सही तरह बताओगे या मैं फिर अपने तरीके से पूछना शुरू करूं? देखो, मैं तो कहता हूं कि बता दो, तुम्हारी सजा कुछ कम करवा दूंगा। नहीं तो फिर समझ लो कि मैं जब अपना तरीका अपनाऊंगा तो तुम सही भी बोलोगे और तुम्हारी सजा भी बढ़ जाएगी। मैंने भी बहुत दिन तक नेतागिरी की है। थानेदार साहब, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको भी है। जब तक कि मेरा दोष साबित नहीं हो जाता तब तक आप मुझे नहीं पकड़ सकते। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, पता चल जाएगा।
एक दिन रात में पुजारी की आत्मा थानेदार के पास आती है और उससे कहती है, मुझे मंदिर से पकड़कर रात में मुखिया और उसके सभी साथियों ने मिलकर मारा था और मुझे घसीटकर कुएं तक ले आए और उसके बाद मेरे शरीर पर चाकुओं से वार किया और मुझे कुएं के अंदर डाल दिया। थानेदार साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर पुजारी की आत्मा गायब हो जाती है और रात में मुखिया के सामने प्रकट होती है और मुखिया की गर्दन को पकड़कर पुजारी की आत्मा उसे मार देती है और उसके बाद उसे घसीटते हुए कुएं तक ले जाती है और उसमें डाल देती है और उसके बाद थानेदार के पास आकर बोलती है, मैंने अपना पहला शिकार मार दिया, जाओ कुएं से उसकी लाश को निकाल लो। थानेदार को लगता है कि वो रात में सपना देख रहा है, लेकिन सुबह उसका सपना हकीकत में बदल जाता है और सुबह कुएं से मुखिया की लाश बरामद होती है। इसी तरह एक एक करके पुजारी सबको मार देता है और पुजारी की आत्मा श्राप देती है कि गांव में इस कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए खून बन जाएगा। तब से लेकर आज तक उस कुएं में पानी की जगह खून निकलता है और इस तरह पुजारी अपना बदला पूरा करता है और थानेदार किसी को भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि आत्मा को कोई कैसे पकड़ सकता है।